स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर क्लास 12 और आज हम लोग इसमें देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट प्रयोग के आधार पर कैसे इसको हम लोग माप करेंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा था, कंडक्टिविटी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। तो कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस का पहले मेजरमेंट करेंगे और रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जिस मेथड का यूज करेंगे वह कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, अपोजिट होता है इट्स रेसिस्टेंस, उसके रेसिस्टेंस का। देयरफॉर, इसीलिए इफ रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज नोन, अगर किसी सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस अगर ज्ञात है, इट्स कंडक्टेंस कैन बी इजीली मेजर्ड, तो उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को आसानी से मेजर किया जा सकता है। द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज मेजर्ड, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है with the help of व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के द्वारा, जैसा कि यहां दर्शाया गया है, ये कहलाया व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 आर्म होते हैं, ए बी सी और डी। यहां 4 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, R1 R2, दिस इज R3 एंड R4। ये 4 रेसिस्टेंस है। R1 वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, जिसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। R2 को अननोन रेसिस्टेंस यहां मान लिया। यह जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म, इसमें 4 आर्म होते हैं, ए बी सी और डी, कंटेनिंग द रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R4। इसमें 4 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 R3 R4, in which R1 is the variable resistance and R2 is the unknown resistance. When the current flows through the circuit, जब यह की डाला जाता है, इस सर्किट से होकर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, तब वेरिएबल रेसिस्टेंस इज सो एडजस्टेड, R1 को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है टू गेट नो करंट पोजीशन, जो नो करंट पोजीशन की स्थिति में चला आता है। दिस इज इंडिकेटेड बाय नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर G, जो यहां पर नो डिफ्लेक्शन को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर पर, और इसे कहते हैं नल पॉइंट। तो इस तरह से एट नल पॉइंट R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, दोनों का रेशियो सेम हो जाता है। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R1 R3 R4, अननोन रेसिस्टेंस R2 may be calculated as R2 is equal to R1 into R4 by R3। तो इस तरह से अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसके आधार पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, वो अब देखें। तो अब यहां देखें, नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट के वैल्यू के उपयोग करके द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द रिलेशन, इस रिलेशन के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं।
conductivity kappa is equal to cell constant by observed resistance of solution. Knowing the conductivity and concentration of solution, the equivalent and molar conductivities can be determined as किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन और उस सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को ज्ञात करने के फलस्वरूप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन टेकन इन मोलैरिटी। इक्विवेलेंट conductivity is equal to kappa into 1000 by concentration taken in normality gram equivalent। For example, एक प्रॉब्लम देखें। A 0.05 molarity NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell। कोई NaOH का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 0.05 मोलैरिटी, रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का 31.6 ओम और सेल कांस्टेंट उस कंडक्टिविटी सेल का 0.367 पर सेंटीमीटर। देन डिटरमिन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन एट दिस कंसंट्रेशन। तो पहले हम लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। यहां पे आपको इस प्रॉब्लम में मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन टेकन इन मोलैरिटी। तो पहले ये कापा कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आपने पढ़ा सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस, और ये सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 0.367 पर सेंटीमीटर बाय रेजिस्टेंस 31.6 ओम। डिवाइड करिए 0.0116 पर ओम पर सेंटीमीटर या 0.0116 पर ओम इक्वल टू साइमन पर सेंटीमीटर। Now we have to calculate molar conductivity lambda m kappa into 1000 by concentration taken in molarity। Conductivity kappa 0.0116 Simon per centimeter into 1000 centimeter cube per liter by concentration of NaOH 0.05 mole per liter। पर लीटर कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.05 से डिवाइड करेंगे 232 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हुआ मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आता है, क्या परिवर्तन आता है, किस तरह से यह डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। अब हम लोग देखें वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निर्भर करता है कंसंट्रेशन पर। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। बोथ दोनों कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये दोनों चेंज होता है, परिवर्तित होता है कंसंट्रेशन के साथ साथ। concentration of electrolyte. However, conductivity of an electrolyte
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी डिक्रीजेज घटता है विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पर, कंसंट्रेशन घटने पर उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होता है। बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। Whereas molar conductivity increases with decrease in concentration. कंसंट्रेशन घटने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो बस एक सेंटेंस में याद रखना है, अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर, कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, while मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, परंतु मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। अब हम लोग देखें वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ साथ। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यह मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है, विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर, कंसंट्रेशन लो करने पर। एंड देयर इज ए टेंडेंसी फॉर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक टेंडेंसी उत्पन्न होता है टू अप्रोच ए सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, जो एक निश्चित वैल्यू को प्राप्त करता है व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, जब कंसंट्रेशन जीरो पहुंचता है, दैट इज व्हेन द डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट। द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, जब कंसंट्रेशन जीरो हो तब वह मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है, या इसी को कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा स्टैंडर्ड एम। तो इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगेन molar conductivity is equal to lambda standard m limiting molar conductivity minus a square root of concentration, where a is constant and lambda standard m is called molar conductivity at infinite dilution. And this equation is known as Debye-Onsager equation and is found to hold गुड एट लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन पर यह एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम लोग देखें इसी में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम लोग देखें वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी में परिवर्तन कंसंट्रेशन के साथ साथ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू ए मच लेसर एक्सटेंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में काफी कम मात्रा में डिसोसिएट होता है, आंशिक रूप से यह आयोनाइज्ड होता है, and therefore the molar conductivity is low as compared to that of a strong electrolyte. इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है वह कम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में। वीक इलेक्ट्रोलाइट आसानी से आयोनाइज्ड नहीं होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, आयन की संख्या कम होती है, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाता है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में। द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्टैंडर्ड एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन कोलार्स लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को प्राप्त किया जाता है एक इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं जो कहलाता है कोलार्स लॉ। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटासियम क्लोराइड, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, दोनों के लिमिटिंग, दोनों के मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच यह ग्राफ जो प्लॉटिंग किया गया यह दर्शाता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटासियम क्लोराइड का जो मोलर कंडक्टिविटी है चेंजेस वेरी स्लोली विथ कंसंट्रेशन के साथ यह वेरी स्लोली परिवर्तित होता है। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl पोटासियम क्लोराइड का जो मोलर कंडक्टिविटी है वह चेंजेस ऑलमोस्ट लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का जो मोलर कंडक्टिविटी है इज मच लोअर एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, सामान्य कंसंट्रेशन पर तो काफी कम होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हाउएवर इंक्रीजेज, एसिटिक एसिड का कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, बढ़ता है शार्पली विथ ए डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन इन लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो ये था दोनों के कंसंट्रेशन में वेरिएशन। कल हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लॉ, कोलार्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑल द बेस्ट।